डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। कुछ दिनों से इम्यूनिटी बड़ी कीमती चीज हो गई है। इम्यूनिटी हो तो कोरोना वायरस भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बार बार ये सुनते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज होकर आपके ही शरीर पर अटैक करने लगे, मतलब वो सैनिक जिन्हें बीमारियों से लड़ना था वो बागी हो जाए और आपके ही ऑर्गन्स पे हमला कर दें। तो तब जिस तरह की बीमारियां होती हैं उन्हें कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस। हो सकता है कि आप बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में सुना हो, आपने उनके नाम सुना हो, लेकिन कभी आपने उस तरह से उनको समझा ना हो। और जैसा कि एक्सपर्ट कहते हैं कि बीमारी को हराने के लिए पहला स्टेप जो है उस बीमारी को समझना जरूरी है। तो आज समझेंगे ऑटो इम्यून डिसीजेस को एम्स की नामी डॉक्टर उमा कुमार के साथ। हेलो डॉक्टर, मैं आज इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ जो गेस्ट हैं आज वो रूमेटोलॉजी की दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में जाना माना नाम है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी दखल रखती हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जेम ऑफ इंडिया अवार्ड उनको मिला है। ये हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर उमा कुमार। थैंक यू कुलदीप जी। बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें आखिरी बात ये कि एक बार मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे कुछ 6-7 साल पहले, थोड़ा अरसा हो गया उस बात को, और कुछ डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। और एम्स में ही मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में गया था दिखाने के लिए, और वहां के एक डॉक्टर ने मुझे कहा, सारे टेस्ट कराने के बाद आई थिंक 16 या 17 टेस्ट उन्होंने कराए और रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि अब आपको डॉक्टर उमा कुमार से ही मिलना चाहिए, वो ही कुछ डायग्नोसिस दे सकते हैं, क्योंकि अब केस वो ही समझ के बता पाएंगे। तो मैंने कोशिश भी की थी कि आपका अपॉइंटमेंट लूं, और उस वक्त जिस दिन मैं गया था लेने, उस दिन जो भी इत्तेफाक से मिल नहीं पाया होगा, आपका ऑफ कोर्स स्केड्यूल टाइट रहता होगा, तो मैं फाइनली मिल नहीं पाया उससे। लेकिन बहुत सारी बातें जो मैं 7 साल पहले नहीं पूछ पाया था आज पूछूंगा, और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के भी काम की होंगी। बेसिक चीज यही कि थोड़ा सा पहले ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में बताएं। एक बेसिक डेफिनेशन तो हम जान गए कि वो बीमारियां जो अपनी ही इम्यूनिटी के अपनी बॉडी पर अटैक करने से होती हैं, पर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आम बीमारियां हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, और कौन सी हैं जो थोड़ी रेयर हैं जिनके बारे में कम जानते हैं, और सिम्टम्स किस किस तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड हो सकते हैं? देखिए, आपने बहुत एप्टली डिस्क्राइब किया कि ऑटो इम्यून डिजीजेस होते क्या हैं, लेकिन उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि लोग ये तो जानते हैं, बात करते हैं इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी बढ़ानी है या हमारी इम्यूनिटी कम है इसलिए बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, इन्फेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन इम्यूनिटी भले एक शब्द हो, लेकिन जो उसके सोल्जर्स हैं वो बहुत थाउजेंड्स में हैं। तो अगर एक भी सोल्जर ने गलत काम करना शुरू कर दिया, वो रॉन्ग ट्रैक पे चला गया, तो बीमारी कर देता है। और नॉर्मली इम्यून सिस्टम की बहुत जरूरत होती है जो फॉरेन बॉडीज हमारे बॉडी को अटैक करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस या बहुत सारे अदर इन्फेक्शंस और फॉरेन बॉडीज, तो उनको बॉडी से बाहर निकालना, ये काम होता है हमारे डिफेंस सिस्टम का, बॉडी का, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। लेकिन हम इसको सेल्फ टॉलरेंस भी कहते हैं। और अगर ये इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है तो ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाते हैं। तो मान लीजिए छोटे से चेंजेस आ गए किसी बॉडी के सेलुलर प्रोटीन में, तो वो प्रोटीन बॉडी की जो है वो फौरन परसीव होगी कि जैसे हमारे शरीर की नहीं है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको निकालने की कोशिश करेगा। और इस पूरी प्रोसेस में बॉडी में एक स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि सूजन की स्थिति डेवलप हो जाती है, और सूजन शरीर के लिए हानिकारक है। अगर हम बात करें ऑटो इम्यून डिजीजेस के टाइप्स की, तो वो लिमिटेड हो सकते हैं और सिस्टेमिक हो सकते हैं।
लिमिटेड का मतलब है कि वो एक ऑर्गन तक कन्फाइंड है। जैसे कि मान लीजिए पैनक्रियास तक कन्फाइंड हुए तो डायबिटीज हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अटैक किया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि थायराइड को अटैक कर दिया तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसे ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कह देते हैं। फिर कुछ डिजीजेस होते हैं जो सिस्टमिक होते हैं और रूमेटोलॉजी प्रीडोमिनेंटली उन्हीं डिजीजेस को डील करता है। तो उसके क्लासिकल एग्जाम्पल होते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस है, स्क्लेरोडर्मा है, शोग्रेन सिंड्रोम है, बहुत सारे मसल डिजीजेस हो जाते हैं जिनको हम इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस कह देते हैं, बहुत सी वैस्कुलिटिक कंडीशंस होते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो कुल मिला के 60-70 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ कि हमारा इम्यून सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनको होने में। और जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं वैसे ही बहुत सारे लक्षण भी होते हैं। और क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें ज़्यादातर जॉइंट अफेक्टेड होते हैं इनिशियली, और अगर इलाज ना किया जाए तो बहुत अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड, लाइक लंग्स पे असर आ गया, स्किन पे असर आ गया, किडनीज पे असर आ गया, आंतों तक पे असर आ जाता है। सिमिलरली सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस है, उसमें रीनल फेलियर डेवलप हो जाता है, किडनी प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होती है। तो जितने भी ये हमारे सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं मल्टी सिस्टम होते हैं, जिसका मतलब कि हेड टू टो जितने ऑर्गन्स बॉडी के होते हैं वो सब अफेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमनली विमेन को अफेक्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो विमेन है उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा रोबस्ट होता है इन कंपैरिजन टू मेन, क्योंकि जो उसके जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं प्रीडोमिनेंटली, तो फीमेल्स में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसीलिए जब वो एबरेंट हो जाता है, यानी कि जो अच्छा वाला इम्यूनिटी है वो एबरेंट हो जाती है, यानी कि गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दे, हमारे बॉडी के सेल्स को अटैक करना शुरू कर दे, तो वो उतना ही सीवियर होगा और फीमेल्स को ज्यादा अफेक्ट करेगा। सिम्टम्स में अगर है तो जॉइंट की हमने बात की, इसके अलावा अगर आईज पे असर आता तो ड्राइनेस ऑफ आईज हो सकती है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, मुंह में ड्राइनेस हो सकती है, बाल बहुत झड़ते हैं, एलोपेशिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ ल्यूपस। स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, जो कि वैरायटी ऑफ रैशेस हो सकते हैं, कोई ये नहीं होता कि एक तरह का लीजन हो रहा है, बहुत प्रकार के हो सकते हैं। और इस पेशेंट रीनल फेलियर करके मैनिफेस्ट कर सकता है कि किडनी फेल हो रही है तो वो चला गया नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, तो वहाँ भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक्यूट एब्डोमेन करके प्रेजेंट कर सकता है। और एक ही जो मिसकंसेप्शन है कि इमरजेंसीज नहीं होते ऑटो इम्यून डिजीजेस में, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि पता चला किसी को मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ एक यंग मेल को, और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पाया कि उसको एक प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज है। और जितने भी हमारी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं वो भी प्रीडिस्पोज करते हैं फॉर अदर कोमॉर्बिडिटीज, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। थोड़ा मेरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर कि जैसे आपने कहा कि कुछ लिमिटेड ऑर्गन्स तक कन्फाइंड होती हैं कुछ डिसीजेस, और कुछ होती हैं जो मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती हैं। क्या इस बेस पे ये भी तय होता है कि अलग अलग डिसीजेस कितनी जानलेवा भी हो सकती हैं, मतलब कितनी फेटल हो सकती हैं, कितना इनकेपेसिटेट कर सकती हैं किसी इंसान को, या ये उस तरह से है कि जैसे कुछ डिसीजेस ऐसे भी होती हैं जो जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या थायराइड की दिक्कत है कि आपको लाइफ लॉन्ग मैनेज करना है अपने आप को, बट ऐसे आप अगर आप उसको मैनेज ठीक से करेंगे तो कोई ज्यादा असर आपके डेली रूटीन एक्टिविटीज में नहीं पड़ेगा। तो मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये सारी बीमारियां फर्टिलिटी के लेवल पे, क्या ज्यादा सभी बीमारियां खतरनाक हो सकती हैं, या ये डिपेंड करता है हर डिसीज के लिए अलग अलग?
हर डिजीज की मैनिफेस्टेशन अलग होती है, यानी कि जैसे वो प्रेजेंट करता है वो अलग होता है। दूसरा, सिवियरिटी हर डिजीज की अलग अलग होती है। जो उसका ऑनसेट है कि शुरुआत कैसे हो रही है, कि बिल्कुल एब्रप्ट हो रही है, जैसे वैस्कुलिटिक प्रोसेस है, वैस्कुलाइटिक, जैसे कहते हैं ना वेसल, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। तो उसमें अचानक से किसी एक वेसल में सूजन आई तो सडनली जो है वो लॉस ऑफ विजन हो गया, लॉस ऑफ हियरिंग हो गया सडनली, या फिर स्ट्रोक हो गया। तो एब्रप्ट भी ऑनसेट हो सकता है। फिर ये अक्यूट स्टेज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। अगर उनको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया गया और इमीडिएटली ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया गया, जो अप्रोप्रिएट दवाएं हैं उनसे, तो जान भी जा सकती है। तो इसलिए इमरजेंसीज भी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अनकॉमन होते हैं। वी डू सी देम वेरी कॉमनली। तो ये कह देना कि पेशेंट अपनी कोई भी दवा खाता रहे या लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर ले, उससे ऑटो इम्यून इलनेसेस खत्म हो जाएंगे, आई थिंक वो बहुत एग्जेजरेट करके कहना है। ऑटो इम्यून डिजीज अगर किसी को है तो उसको दवाइयों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी होता है। हमें इन बीमारियों को, जो एज रिलेटेड इलनेसेस हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें भी जॉइंट्स में पेन होते हैं, उसके साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और जो जनरली जिसको गठिया कहते हैं उम्र के साथ जो होता है, उसमें क्या फर्क क्या है दोनों में? देखिए, पहला तो फर्क यही है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, मतलब कि सूजन वाली गठिया जिसे हम बोलें। और सूजन से हमारा मतलब होता है इन साइंटिफिक टर्म्स कि जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। उसका मतलब होता है जो प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी है, उसके बाद जब जॉइंट को मूव करेंगे तो बहुत स्टिफनेस होती है विच कैन लास्ट मोर देन 30 मिनट्स, और कुछ भी काम करने में पेन होता है। वाइल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की कैटेगरी में आती है। उसका मतलब है कि जो जॉइंट में वेयर एंड टेयर होता है उससे रिलेटेड होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और उसमें कहते हैं कि ग्रीस कम बनता है, यानी कि जो लुब्रिकेंट होता है, सिनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट में होती है वो कम हो जाती है, फिर कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, एंड वो पूरी प्रोसेस स्टार्ट्स एंड इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस। और उसमें जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा कॉमनली होती है, जैसे नी पे इन्वॉल्वमेंट होती है, हिप की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंकल पे आ सकती है, या कुछ लोग जो लैपटॉप्स वगैरह पे और कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या रेपिटेटिव मूवमेंट्स होते हैं स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स के, तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है और उसमें रिपेयर प्रोसेस जो है उसके लिए बहुत वक्त नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे भी डिजेनरेटिव आर्थराइटिस सेट इन हो जाती है। तो उस एक में लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत होती है, दूसरे में जो मेडिसिन होते हैं स्पेशलाइज्ड, जिन्हें हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स कह देते हैं, उनकी जरूरत होती है। तो दोनों बहुत ही अलग अलग कंडीशंस हैं। राइट डॉक्टर, अभी बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे, उसको लेकर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि क्या ऑटो इम्यून बीमारियां किसी वजह से होती हैं? मतलब क्या कोई डेटा है, कोई जानकारी है जो ये बताती हो कि इस तरह की बीमारियां अगर बढ़ रही हैं दुनिया में, या पहले भी होती होंगी शायद, पर पहले डायग्नोज उस तरह से नहीं होती होंगी, तो क्या इसका लाइफस्टाइल से कोई लिंक है? क्या इसका एयर पॉल्यूशन से कोई लिंक है? कोई कोई इस तरह की अभी कोई रिसर्च हुई है इस बारे में? यस, जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, एक बिल्कुल डेफिनेट इटियोलॉजी तो नोन नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज की जेनेसिस में। तो उसमें बात करें तो हर आदमी जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हो सकता है, लेकिन अगर उसको पूरे लाइफ के दौरान अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं मिलते ऑटो इम्यून डिजीज होने के, तो हो सकता है उसको बीमारी ना हो। और अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं,
वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसमें जो मेजर रोल वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ओबेसिटी है उसको भी एक रिस्क फैक्टर माना जा रहा है ऑटो इम्यून डिजीजेस का, क्योंकि वो भी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट कॉज करती है बॉडी में। इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर उभर कर आया है ऑटो इम्यून डिजीजेस का। इस फिर अगर हम बात करें जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं फूड में, दे आर ऑल्सो थॉट टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेस। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये प्रूवन रिस्क फैक्टर्स हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के। रिकरेंट इन्फेक्शंस अगर किसी को होते हैं, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शंस, तो वो भी प्रीडिस्पोज करते हैं इंडिविजुअल को ऑटो इम्यूनिटी की तरफ। बाकी इवन विटामिन डी डेफिशिएंसी इज सपोज टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर ट्रिगर का काम करते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के होने में। जी, और क्या कुछ अंडरलाइंग डिसीजेस भी हो सकती हैं जो दूसरी डिसीजेस, मतलब जो जिनसे जुड़ करके जिनकी वजह से कोई ऑटो इम्यून डिसीज हो जाए? जैसे मैं पढ़ रहा था कि ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को है तो वो ज्यादा रिस्क पे होता है। ऐसी और कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जिसको ट्यूबरकुलोसिस है उसको ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है, नहीं। लेकिन हाँ, जितने भी इन्फेक्शन, देखिए इम्यूनिटी हर जगह इन्वॉल्व होती है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है बॉडी में हमारे बेनिफिट के लिए। लेकिन जब भी वो प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, some factors are known, some are unknown, तो वो एक ऑटो इम्यूनिटी की जेनेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टीबी रिस्क फैक्टर है ऑटो इम्यूनिटी का, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट स्टेटमेंट। लेकिन हाँ, किसी को मान लीजिए टीबी हुआ या किसी को एक कंडीशन होती है चिकनगुनिया आर्थराइटिस हुई, चिकनगुनिया हुआ, या किसी को एब्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, तो मतलब कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो वो बाद में जाकर इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, मतलब वो कंटिन्यू कर सकती है इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस। और जो पेशेंट के जो मैनिफेस्टेशन है वो परसिस्ट कर सकते हैं। जैसे टीबी की एक दवा होती है आइसोनियाजेड, और आइसोनियाजेड जो मेडिसिन है वो कॉज करती है ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। जो मैंने शुरू में कहा कि SLE यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस एक बीमारी होती है जिसमें कि पेशेंट को फीवर आता है, जोड़ों में दर्द होता है, एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, स्किन पे चकत्ते आ जाते हैं, धूप में जाते हैं तो चेहरे पे लाल लाल रैशेस आते हैं जो बहुत इची होते हैं। तो इस तरह की एक कंडीशन कॉज करती है। तो कुछ ड्रग्स भी इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस के होने में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर कहते हैं कि जो डाइट है वो भी कंट्रीब्यूट करती है इन डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। कहते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई फैट हाई शुगर डाइट खा रहा है या जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ले रहा है तो वो भी बॉडी में एक काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी स्टेट कॉज कर देते हैं, जिससे कि एक गलत इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना बॉडी का वो सेट इन हो जाता है। कुछ वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन के बाद भी बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल इलनेसेस रिपोर्टेड हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं इन डिजीजेस के बढ़ने में जो आजकल देखने में आ रहा है। जी, एक वर्ड होता है डॉक्टर डिसीज और एक वर्ड होता है डिसऑर्डर। तो बेसिकली थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि अगर गलत इम्यूनोलॉजिकल सेट हो गया हमारे बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी अगेंस्ट काम करने लगी, तो क्या उसको अंडू करने का अभी मेडिकल साइंस में कोई तरीका नहीं है? मतलब किसी तरह की कोई ड्रग है या और लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या ऐसा हुआ है? मतलब क्या कोई ऐसा केस स्टडी है कि कभी ऑटो इम्यून डिसीज पूरी तरह से क्योर हो गई हो या इम्यूनिटी जो अगेंस्ट काम करने लगी थी वो पूरी तरह से लगभग काबू में आ गई हो और एकदम नॉर्मल हो गई? देखिए, एक बड़ा करेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन होता है या फीचर होता है ऑटो इम्यून डिजीजेस का कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेस है ना, मैंने कहा कि बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, राइट, या फिर हम ये कहें कि उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उस पर्सन में अपने आप चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कहना चाहिए 20-30% चांसेस बढ़ जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज होने के, अगर उसको वैसा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, वो स्मोकिंग करने लगे, ठीक है, और वो जेनेटिकली ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड है, तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगी। अब जैसे कि अगर मान लीजिए वो उसमें एक सब क्लिनिकल ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हुई, कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं ऑटो इम्यूनिटी के जो डेवलप हो गए, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड फैक्टर आया उसमें, और थोड़े बहुत पेन्स एंड एक्स शुरू हो गए। हो सकता है कि अगर उसके ट्रिगर्स चले गए, है ना, वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गया, जहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, तो हो सकता है कि उसमें फुल फ्लेज्ड वो डिजीज डेवलप ही ना हो, और जो उसमें ऑटो एंटीबॉडी डेवलप हुए वो डिसअपियर कर जाएं, राइट। तो जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं उनका बहुत ही, हम कहते हैं, इंडोलेंट कोर्स होता है, और उनमें रिलैप्सेस एंड रिमिशंस होते हैं कि वो ठीक चल रहा है, अचानक से बहुत बढ़ के फिर उसके बाद जब वो ट्रीट किया गया तो फिर बेस लाइन पे आ गया, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगा। हो सकता है कि उसको बाद में जरूरत ही ना पड़े लॉन्ग टर्म दवाओं की, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और या अगर हम ये कहें कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, तो गलत नहीं होगा। यू मस्ट हैव सीन डायबिटीज ऑल्सो, कि अगर एक बार किसी को डायबिटीज हो गई तो एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट चलता है और वो इंडिविजुअल नॉर्मल लाइफ लीड करता है। सिमिलरली, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये हाइपोथेटिकल है बिल्कुल ही पूरी तरह की, किसी को एक बार एक ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और कभी किसी की दवा बंद ही नहीं हुई और जिंदगी भर दवा लेनी पड़ी और उसका डिजीज ऐसे बना रहा, नहीं। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ट्रीटमेंट के बाद दवा हम बंद कर पाए हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। मुझे लगता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स परसिस्ट करते हैं तो पूरी तरह ये बीमारियां चली जाएंगी, ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। डॉक्टर, बहुत बहुत नई जानकारियां मिल रही आपसे बात करके। थोड़ा सा ना डायग्नोसिस के प्रोसेस को समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं उससे गुजरा हूँ। थोड़ा कुछ एग्जांपल्स के जरिए बताएं कि किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं किस किस तरह की ऑटोइम्यून डिसीजेस में, और फिर उनका डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ये मतलब एक बड़ा बड़ा इशू आता है इन ऑटोइम्यून डिसीजेस को डायग्नोसिस उनका सही कर पाना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी और आई वुड से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेडिकल साइंस की ये खासियत है कि इसके लिए आपको नॉलेज के अलावा, बुक्स के अलावा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो जितने भी रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस होते हैं इनके कोई डायग्नोस्टिक मार्कर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि बिल्कुल कहते हैं कि आपने एक टेस्ट करवाया और 100% आप कह सकते हैं कि इस पर्सन को ये बीमारी है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम रूमेटोलॉजी में हमेशा ये कहते हैं कि एक किसी डॉक्टर को अच्छा क्लिनिशियन होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन अगर किसी ने अच्छे से किया है तो 95% टाइम्स डायग्नोसिस बन जाती है। और जो मार्कर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे ये रूमेटॉइड फैक्टर है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज हैं, तो वो सिर्फ उनकी कंट्रीब्यूशन 5% होती है, मतलब वो एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है डायग्नोसिस के लिए, तो वो कराने जरूरी तो है क्योंकि उनकी अपनी जगह है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं कि एक पेशेंट था जिसको हिमोप्टिसिस हो रही थी, यानी कि वो ब्लड कॉफ करता था। 45 इयर्स का एक पर्सन था और उसको इंटरमिटेंट फीवर आ रहा था, तो उसने 2 बार एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लिया पूरे 6 मंथ्स का, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। चेस्ट एक्सरे में ओपेसिटीज आते थे, यानी कुछ शैडोज आते थे जिनको ट्यूबरकुलोसिस मान लिया जाता था। अब हाँ, ये बात सच है, टीबी में भी मुंह से ब्लड आता है, लेकिन
और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें इस तरह के मैनिफेस्टेशन होते हैं। फिर जब वो हमारे पास आया करीब 9 आई वुड से सेकेंड कोर्स कंप्लीट करने के 2-3 महीने बाद, तो भी उसको हेमोप्टिसिस दोबारा से हुई थी, इंटरमिटेंट फीवर दोबारा से शुरू हुआ था। तो निकल कर ये आया कि उसको एक प्रकार की वैस्कुलाइटिस की प्रॉब्लम है, वी कॉल इट एंका एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस। तो हमने जो ब्लड में कुछ मार्कर्स किए, एंका टेस्ट किया, कुछ और टेस्ट होते हैं NT-PR3 MPO, तो अब वो सपोर्टिव रोल उनका आया और पेशेंट को डायग्नोसिस किया गया कि पेशेंट को GPA की प्रॉब्लम, वी कॉल इट ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, और फिर उसका ट्रीटमेंट चला और वो बिल्कुल ठीक है, पर्सन पूरी तरह ठीक है। और ऐसा ही इस कंडीशन में ये हो जाता है, अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। पूरी नोज की हड्डी बैठ जाती है, लीजन जो है स्प्रेड होकर ब्रेन तक भी जा सकता है, और पर्सन कैन डाई कि ब्लड, इतनी ज्यादा ब्लड वॉमिटिंग हो गई कि डेथ हो जाती है। तो अब आप ये देखें कि डायग्नोज करना कितना मुश्किल है, उसके लिए पूरी पूरी जानकारी और एक अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत वाइड स्प्रेड नॉलेज की जरूरत है। हर तो ये इन्फ्लेमेशन को मेजर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? मतलब मेरे वो सारे टेस्ट हुए, बट एक तो वो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, ANA क्या उससे थोड़ा अलग है? ANA जो हम वो एंटीबॉडीज के लिए होता है। बेसिकली मैं कुछ सीरीज ऑफ टेस्ट करके ही हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं। तो जैसे आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके जिसके बारे में सस्पिशन है कि इसको किसी तरह का ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकता है, तो ऑफ कोर्स आप सिम्टम के हिसाब से टेस्ट लिखते हैं, लेकिन जो कुछ 2-4 टेस्ट जरूर ही लिखे जाते हैं इन्फ्लेमेशन देखने के लिए या एंटीबॉडीज के बारे में पता करने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, इन्फ्लेमेशन देखने के लिए तो हम कह सकते हैं कि ESR करते हैं, CRP करते हैं, ठीक है। 2 होते चीजें देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन है या नहीं बॉडी में। इसके अलावा बहुत सारे और मार्कर होते हैं जो डॉक्टर देख सके, डिसाइड कर सकता है। प्लेटलेट अगर एलिवेटेड है वो एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन प्लेटलेट्स और सारे बहुत सारे सिचुएशन में बढ़ जाते हैं। ESR बहुत सारे दूसरे कंडीशंस में भी एलिवेटेड हो सकता है। और अगर बात करें ऑटो एंटीबॉडीज की, तो वो एक स्पेसिफिक जो आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाई या जो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी पेशेंट में मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस सस्पेक्ट कर रही हूँ, तो मैं उसको रूमेटॉइड फैक्टर और NT-CCP एडवाइज करूंगी, क्योंकि लेकिन वहां पे ये भी ध्यान रखूंगी कि ये रूमेटॉइड फैक्टर 5% नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन में भी पॉजिटिव आ सकता है। इन सम परसेंटेज NT-CCP कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो पेशेंट का रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम होना बहुत जरूरी है, तभी ये टेस्ट करें और ये पॉजिटिव आए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज होगी। वहीं दूसरा पेशेंट है, उसको भी जॉइंट में आर्थराइटिस है, लो ग्रेड फीवर है, तो फीवर साथ में आ रहा है, तो मैं उसमें पहली पॉसिबिलिटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं सोचूंगी, उसमें दूसरे और टेस्ट में करने की कोशिश करूंगी। जैसे आपने ANA का नाम लिया, राइट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं। किसी पेशेंट में जो मैंने एग्जांपल दिया कि उसमें वैस्कुलाइटिस सस्पेक्ट किया, उसको भी आर्थराइटिस है, पेशेंट को आर्थराइटिस के साथ फीवर है, मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, यूरिन एग्जामिनेशन कराया, उसमें आपको थोड़े एबनॉर्मलिटीज मिल गए, तो उसमें हम एंका का टेस्ट करेंगे, राइट, which is anti-neutrophil cytoplasmic antibody, तो वो टेस्ट करेंगे। सिमिलरली मान लीजिए किसी को लो बैक में पेन हो रही है, यंग बॉय है और उसको आर्थराइटिस जोड़ों में और जोड़ों में भी तकलीफ हो रही है, पैर के जोड़ों में, तो हो सकता है उसमें हम HLA-B27 ऑर्डर करें। फिर ध्यान रखना होगा HLA-B27 6 to 7% नॉर्मल हेल्दी इंडियंस में भी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये इट्स नॉट सो सिंपल, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसका CT कराना है, किसका MRI कराना है, किसका एक्सरे कराना है, कौन से जॉइंट का एक्सरे कराना है, कौन से और ब्लड टेस्ट कराने हैं। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टेस्ट व्हिच आर डन इन दीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो इट्स नॉट सो सिंपल कि ये टेस्ट करा के हम ये कह सकते हैं कि किसी को मान लीजिए ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस सस्पेक्ट किया है, तो उसमें हम दूसरे ऑटो एंटीबॉडीज कराएंगे जी। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं। हेलो डॉक्टर में आज बात कर रहे हैं डॉक्टर उमा कुमार से और समझ रहे हैं ऑटो इम्यून बीमारियों को। छोटे से ब्रेक के बाद एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं,
कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर। वेलकम बैक आज तक रेडियो पर। ये है हेलो डॉक्टर और मेरे साथ आज हैं डॉक्टर उमा कुमार। एम्स में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आप एचओडी हैं और उनसे हम ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर, एक चीज जिसका जिक्र हम बार बार इन बीमारियों के साथ करते हैं वो वर्ड है इन्फ्लेमेशन, है ना। हम इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन से समझते हैं कि सूजन आ गई है, बट थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करें आप कि सूजन आने का मतलब क्या है। जो ऑटो इम्यून डिसीजेस से जुड़ी हुई इन्फ्लेमेशन होती है उसका मीनिंग क्या है, वो करती क्या है, किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। देखिए, इन्फ्लेमेशन का यहाँ मतलब ये नहीं है कि आपको सूजन आ गई है। सूजन को तो हम सिंपल स्वेलिंग कह देते हैं, है ना। तो साइंटिफिक टर्म्स में इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं बॉडी में जो रिलीज होते हैं, जिससे हम साइटोकाइंस, कीमोकाइंस ये सब कह सकते हैं, ठीक है। तो वो इन्फ्लेमेटरी स्टेट जो होती है उसकी वजह से जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत स्ट्रेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान लीजिए कि जब आप आग के पास में जाएंगे तो उसकी जो गर्माहट है उससे हमें अनकंफर्टेबल फील होगा और हमारा शरीर जल भी सकता है ना। तो लेकिन वो सिंपल आग है। दूसरी तरफ इन्फ्लेमेशन को आप ऐसे करके आपने देखा होगा, पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि फायर, राइट। पिक्चर्स में भी मतलब इन्फ्लेमेशन को आपने से देखा होगा। इन्फ्लेमेशन आप डालें और इमेजेस डालें तो वो चीजें आपको मिलेंगी। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, सेलुलर प्रोटीन्स हैं, राइट, वो सब डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। हमारे जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, जिनमें हम ब्लड दौड़ रहा है, तो उनमें उनके जो सेल्स हैं, उनके जो लाइनिंग्स हैं, उनमें सूजन आ जाती है। तो जो बॉडी के जो डिफेंस सेल्स हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, वो सब वहां पे इकट्ठा होना शुरू होते हैं। उनमें डिफरेंट प्रोसेसेस शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो सेल जिसके अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, सेल सूजन सेल्स में आ रही है, तो जो उनके प्रोसेस हो रही है उससे सेल डैमेज होते हैं। आफ्टर ऑल जो ऑर्गन्स होते हैं वो बने किससे होते हैं? टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज जो है वो बाद में ऑर्गन्स बनाते हैं। तो फिर उनकी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, और जब डैमेज होती है तो वो ऑर्गन मतलब तो उससे ऑर्गन फेल होने शुरू हो जाते हैं, राइट। एक और चीज इसी से जुड़ा हुआ, इन्फ्लेमेशन के ऊपर ही बात करते हुए इन जनरल डॉक्टर, अगर मान ले किसी को ऑटोइम्यून डिसीज नहीं है ना, या अभी मतलब डायग्नोस नहीं हुई है, बट उसको ये मालूम है कि उसको एक सर्टेन किस्म का इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रहा है, उसका ESR बढ़ के आ रहा है, या डॉक्टर फिजिशियन ने बताया कि थोड़ा इन्फ्लेमेशन आपको है, क्या मतलब इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखने के लिए घर पे हम कुछ कर सकते हैं? मतलब कोई लाइफस्टाइल अपनाएं या एक्सरसाइज करें या फूड हैबिट्स बदलें? इन्फ्लेमेशन से निपटने के लिए हम लोग घर पे क्या कर सकते हैं? ये पब्लिक में ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो ये मेरा मानना है कि ये कह देना कि आपके बॉडी में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, या ESR बढ़ा आ गया तो इन्फ्लेमेशन है, CRP बढ़ा आ गया तो इन्फ्लेमेशन है। नहीं, बॉडी में हमारे जो सेल्स हैं वो डॉर्मेंट नहीं है, उनमें सेलुलर प्रोसेसेस चल रहे हैं। हम जो सांस ले रहे हैं उससे बहुत प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, या मैं कहूँगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे अंदर जा रहे हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉन्स्टेंटली उनको डिस्पेल करने की, बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे दौरान में एक बॉडी में स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन है, बट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, यू नो। अगर वो नहीं होगी तो हम सब फॉरेन इन्वेडर्स घर बनाते जाएंगे, और क्या होगा ह्यूमन बींग्स का आप सोच सकते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में है, कोई भी डॉक्टर या कोई भी किसी के पास गए, वो दैट्स नॉट द राइट सेंटेंस और द राइट वर्ड टू यूज। दैट इज कंप्लीटली साइंटिफिक वर्ड। हैविंग सेड दैट, सूजन वाली स्थिति पैदा ना हो, इन्फ्लेमेशन बॉडी में ना हो, उसके लिए आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। तो जरूरी क्या है, अपने
हमने बात की एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, हमने बात की एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम किस प्रकार की एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो इंड्यूस कर रहे हैं उस प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, जो एक कहना चाहिए जो ऑप्टिमल लेवल है उससे बियॉन्ड जा रहे हैं, तो वो बैड इन्फ्लेमेशन हो गया। और इसके अलावा जो कुछ फूड पैटर्न अपने अच्छे रखने चाहिए। आप अगर बहुत देर तक यू आर स्किपिंग योर से ब्रेकफास्ट, you are skipping your meals, that is also inducing a kind of inflammatory state in the body। एक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में उससे, और स्ट्रेस भी तो एक काइंड ऑफ स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन कर रहा है। इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, ओबेसिटी हो रही है, तो उससे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ओबेसिटी अवॉइड करें, अपने फूड हैबिट्स रेगुलर करें, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, अवॉइड स्ट्रेस, बी पॉजिटिव, क्योंकि जो निगेटिविटी है ना दैट ऑल्सो इंड्यूसेस अ स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन। कोई भी चीज जो हमें काम डाउन करती है, चाहे वो योगा हो, चैंटिंग ऑफ मंत्रा हो, हमारा जो पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड जो कर रही है चीज, वो सब कुछ सूद कर रही है। हमने अपनी एक स्टडी की थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में, रैंडमाइज्ड ट्रायल था जिसमें एक ग्रुप में मेडिसिन प्लस योगा, दूसरे ग्रुप में ओनली मेडिसिन। व्हाट वी फाउंड कि जिसमें योगा एंड मेडिसिन दोनों थे उनमें ज्यादा रिड्यूस हुए इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, राइट। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या करें जिससे कि इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम किया जा सके, उसके लिए आप शुरुआत करें, डोंट स्किप योर मील्स, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हैव योगा एंड एक्सरसाइज, गुड नाइट स्लीप। Sleep deprivation also induces a state of inflammation। तो 6 से 8 घंटे की नींद लें, योगा करें, फिजिकली एक्टिव रहें, ओबेसिटी ना होने दें, पॉजिटिव रहें, राइट। एंड आई वुड से कुछ फूड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं हमारे डाइट में होना चाहिए, वो कहा जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप योर सराउंडिंग क्लीन। अपनी एयर को क्लीन रखने के लिए डोंट जस्ट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट्स, कि लॉज आएंगे और वो चीजें होंगी और इम्प्लीमेंट होगा। आप खुद भी देखें कैसे कम हो सकता है। इफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री स्टार्ट्स थिंकिंग दैट वे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। जी, एक और चीज डॉक्टर, अभी हमने ट्रीटमेंट पे उतनी बात नहीं की, ट्रीटमेंट पे थोड़ी बात इसलिए करना चाहते हैं कि जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल भी होते होंगे, पर काफी ट्रीटमेंट स्टेरॉइडल होता है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जिससे इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है इस तरह की बीमारियों में। पर उसके भी अपने खतरे हैं, क्योंकि एक तो शायद आपकी इम्यूनिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है उसकी वजह से, और दूसरा ये कि कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ लोगों को स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स भी कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लेवल पर क्या अभी मेडिकल साइंस के पास अभी यही ऑप्शंस हैं, या अभी कहीं और से कोई होप आ रही है, किसी रिसर्च की कोई उम्मीद और नजर आ रही है ट्रीटमेंट के लेवल पे? मैं कहूंगी कि 21st सेंचुरी में वी हैव लॉट मेनी ड्रग्स व्हिच कैन बी ऑफर्ड टू द पेशेंट्स। ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड्स आर द ट्रीटमेंट। स्टेरॉइड्स बहुत ही सिलेक्ट सिचुएशंस में दिए जाते हैं और बहुत कम काउंटेबल कंडीशंस में हैं जिसमें कि ओनली ट्रीटमेंट इज स्टेरॉइड्स, दैट टू फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। देयर आर मेनी ड्रग्स व्हिच आर अवेलेबल जो व्हिच एक्ट एज स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स। तो ये कहना कि हर चीज का इलाज स्टेरॉइड्स है, वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। स्टेरॉइड्स बहुत ही सेलेक्ट सिचुएशंस में दिए जाते हैं। किस मोड से दिए जाएंगे, ओरल दिए जाएंगे, इंजेक्टेबल दिए जाएंगे, पल्सेस में दिए जाएंगे या फिर जॉइंट में डायरेक्टली दिए जाएंगे, ये सब पेशेंट की डायग्नोसिस और उसके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। लेकिन स्टेरॉइड्स अगर बहुत जुडिशियसली यूज किए जाते हैं तो मैं कहूंगी कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। उनका मिसयूज होता है तो उनके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन ये भी सही है कि कुछ सिचुएशंस में स्टेरॉइड्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड
टाइम तक देने पड़ते हैं। लेकिन आजकल जो स्टडीज आ रहे हैं और करंट रिसर्च है, दैट इज फोकसिंग ऑन द मिनिमम, वेरी मिनिमल यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, कि क्या उनके बिना भी काम चल सकता है। क्योंकि जो भी दवाएं हैं, इफेक्टिव मेडिसिन हैं टू ट्रीट इम्यूनोलॉजिकल इलनेसेस, वो ओवरनाइट इफेक्ट नहीं शो करती, उनके असर आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो हम उसके लिए उतना वेट नहीं कर सकते। जो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो अगर पल्स थेरेपी दी जाती है किसी को, स्टेरॉइड पल्स इन अक्यूट कंडीशंस, जहाँ पे हम अगर वेट करेंगे तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगी, तो उनका इफेक्ट 48 to 72 आवर्स के बाद दिखने लगता है। तो हमें क्विक एक्टिंग मेडिसिन चाहिए उस समय, तो वहाँ पे स्टेरॉइड ज़रूरी हो जाते हैं, लाइफ सेविंग हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि वो डिपेंड करता है कि स्टेरॉइड्स को यूज़ कौन कर रहा है, किस सिचुएशन में यूज़ कर रहा है, जिस पे कि डिपेंड करता है कि वो पेशेंट के फ़ायदे में है या नुकसान में। सो दे आर द गुड ड्रग्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स अवेलेबल। दूसरा, इतने टाइप के इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में। हाँ, कुछ दवाएं महंगी ज़रूर हैं और हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारी दवाएं अब उसमें आ गई हैं जो गवर्नमेंट की एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट होती है, तो उससे भी पेशेंट्स को कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि हमारे पास बहुत बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू ट्रीट सच पेशेंट्स। मतलब एक बात इसमें बस मेरी ओर से ये कि लिसनर से बात करते हुए कि बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, और कभी मुझे लगता है कि ऑटो इम्यून डिसीजेस बड़ी एक गंभीर बीमारी है। एक हमने समझा अभी कि एक कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद समझ में आता है कि कौन सी बीमारी एक्चुअली है। वो लंबी लिस्ट है बीमारियों की ऑटो इम्यून डिसीजेस में भी। तो अगर आपको लगता है कि किसी डॉक्टर ने बहुत जल्दी आपको स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट दे दिया है विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस, या एक जो डायग्नोसिस के प्रोसेस को ड्यू टाइम दिए बिना, तो मैं इस मामले में एम्स जैसे अस्पताल पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। और मैं मतलब मेरी अपनी यही होती है कि मैं किसी भी तरह की बड़ी डायग्नोसिस के लिए अपने फ्रेंड्स को भी यही सलाह देता हूँ कि भैया एक बार एम्स में दिखा लो, वहां से डायग्नोसिस ले लो, ट्रीटमेंट वहां से ले लो, उसके बाद आप कहीं प्राइवेट में कहीं भी और दिखाना चाहते हैं तो दिखा लीजिए। क्योंकि अगर आपको जरूरत नहीं है तब आपको स्टेरॉइड्स आप लेना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात ये, मैम आखिरी चीज, बहुत ही अच्छी बातचीत हो रही है, आखिरी सवाल है मेरा इसमें कि उनके लिए जिन्हें किसी तरह की ऑटो इम्यून डिसीजेस है, मतलब मान लीजिए कि किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस है या सोराइसिस है या कोई और वेस्कुलाइटिस है, किसी और तरह की बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसीजेस, आप जब उन्हें डायग्नोस करती हैं तो वो बहुत लोगों के लिए एकदम से जिंदगी को एकदम बदल देने वाला पल होता है कि एक बीमारी आपको के बारे में आज आपको पता चल रहा है, और एक वो हो सकता है आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। बहुत लोगों की लाइफ बदलती है वहां से। तो एक पीस ऑफ एडवाइस आप उन पेशेंट्स को देती होंगी जरूर, जो थोड़ा सा काम महसूस कराती होगी उन्हें कि नहीं, बीमारी दवाइयों से इलाज संभव है, आप बहुत ज्यादा इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो पीस ऑफ एडवाइस आपकी क्या है डायग्नोसिस के वक्त, जो आप अपने पेशेंट से बात करती होंगी? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिकल टीचिंग का, कि आप किसी भी डिजीज के बारे में कैसे डिस्क्लोज करते हैं पेशेंट को। सब बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके उस तरीके पे। पेशेंट का नज़रिया भी उस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे बता रहे हैं, है ना। तो जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी जो भी लिसनर्स हैं उनको, कि मैं जो अपने मरीजों को कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि किसी को डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो वो तो परेशान नहीं होता ना। क्या डायबिटीज के मरीज पूरी जिंदगी दवा नहीं लेते? हाइपरटेंशन के मरीज पूरी जिंदगी दवा नहीं लेते? या फिर हार्ट अटैक किसी को होता है तो वो क्या कह के होता है? अचानक से हो सकता है ना किसी को भी। तो और दूसरी चीज, इतनी सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और तो ऐसे ही आर्थराइटिस की या फिर जो वेरियस इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनका भी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है।
और फॉलोअप के लिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन में भी कहते हैं आप वहाँ शुगर मॉनिटर करते हैं, यहाँ पे हम जो है अपने पेशेंट्स के जॉइंट मॉनिटर करते हैं या फिर जो उनके ऑर्गन्स हैं वो कुछ टेस्ट करा के उनको मॉनिटर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनको भी बहुत नॉर्मल वे में लेना चाहिए। और दूसरी चीज कि कभी कभी होता ये है, जो पहले इतनी दवाएं अवेलेबल नहीं थी तो हमने बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में पेशेंट्स को देखा है, उनको बिल्कुल डिसेबलिंग आर्थराइटिस से सफ़र करते हुए देखा है और अब खुद को हेल्पलेस महसूस करते हुए देखा है जहाँ पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। लास्ट 25 ईयर्स में बहुत कुछ चेंज आ गया है। और दूसरी चीज़, इतने सारे फैक्टर्स की मैंने बात की, लाइफस्टाइल चेंजेस लाने के बारे में, उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पेशेंट्स बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, मेजॉरिटी दे टेक इट वेरी पॉजिटिवली और वो फॉलो अप भी करते हैं और खुश रहते हैं। बेसिकली वो डायग्नोसिस का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो इतने थक चुके होते हैं कि फाइनली उम्मीद होती है कि कम से कम मालूम हो जाए कि समस्या क्या है, तो वो भी होती है कि डायग्नोसिस फाइनली हो गया। एब्सोल्युटली, वो बहुत बड़ा एक उनको क्या कहना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होता है और बहुत किसी को भी पता चल जाए उसे प्रॉब्लम है तो हल्का महसूस होता है और एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। परेशान तब तक रहते हैं जहाँ उन्हें कोई समझा नहीं पा रहा है, किसी से कोई उन्हें बता नहीं पा रहा है आखिर उनकी प्रॉब्लम है क्या, वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। जी, चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर उमा कुमार। बहुत सारी नई जानकारियां बहुत आसान भाषा में, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपसे समझने को मिली और आई होप बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत काम की जानकारी थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू, माय प्लेजर। आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। आपको डॉक्टर उमा कुमार से ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं, हमेशा की तरह radio@aajtak.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। थैंक यू सो मच। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।